हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपांकर वर्मा। आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी वारंगल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे बोला जाए तो काफी दिनों बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछला वीडियो हमारा काफी पहले बना था और आज हम सीपीएम पार्ट पे आए हैं। आज वीडियो बनाने का कारण ये है क्योंकि डेट आ गई है पेपर की, 8 अक्टूबर को है आपका एमपीपीएससी एई। अब एई वर्ग के इस पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि अगर बाई चांस उसके बारे में एक दो लाइनें पढ़ ली होती तो वो आना सही हो जाता और वो हमारा कटने से बच सकता था। तो ऐसी जगह से अगर कटने से बचाना है और स्पेशली सीपीएम में जाना है, सीपीएम पार्ट में जाना है, तो मेरे साथ चलिए हम देखते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट करते हैं। केवल लेक्चर को ध्यान से सुनना है, आप देखना नहीं चाह रहे तो देखिएगा मत, केवल वीडियो चालू कर दीजिए, ध्यान से सुनिए, एक एक टर्म को ध्यान से सुनिए, याद रखिएगा। इनमें से कोई ना कोई टर्म आपके पेपर में आ सकता है और अगर आ गया और आपने कटने से बचा लिया तो आप इस वीडियो को और मुझे जरूर याद करेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीपीएम पार्ट में डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स। प्लिंथ एरिया, फ्लोट एंड स्लैग क्या होता है, टीई एंड टीएल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लोट, मेजरमेंट बुक और समय मिला तो मैं और भी टॉपिक आपको बता दूंगा। सबसे पहले प्लिंथ एरिया के बारे में जान लीजिए। प्लिंथ एरिया के बारे में आपको सबसे पहले क्या जानना है? प्लिंथ एरिया इज व्हाट, जो भी आपका इंटायर एरिया, इंटरनल वॉल, एक्सटर्नल वॉल, सारा एरिया प्लिंथ एरिया में आ जाता है। लेकिन क्या नहीं आता है? प्लिंथ एरिया में कोर्टयार्ड नहीं आता है, ओपन एरिया नहीं आता है, बालकनी वगैरह इंक्लूडेड नहीं होता है। अब प्लिंथ एरिया को हम लोग एक और टर्म कहते हैं, जो नाम है इसका बहुत प्यारा सा, बिल्टअप एरिया। आप याद रखिएगा, बिल्टअप एरिया भी कहते हैं। और ये कारपेट एरिया से ज्यादा होगा कि कम होगा बताइए? देखिए इसमें आपने वॉल्स सब इंक्लूड कर लिया तो वॉल्स और कारपेट एरिया से तो ये मतलब ज्यादा ही हुआ। तो कारपेट एरिया से 10 से 12% तक, 10 से 20% तक ज्यादा होता है कारपेट एरिया से। तो हमने प्लिंथ एरिया के तो 4 पॉइंट पढ़े, these four all are MCQ। यही आपको MCQ के तौर पर मिलेगा। आपने अटेम्प्ट कर लिया, सही हो गया, आपको नंबर मिल जाएंगे +3, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, आप कट भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फ्लोट और स्लैग को डिस्कस करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि सीपीएम पार्ट का मतलब है क्या। सीपीएम मतलब हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम रिपीटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, माने एक प्रोजेक्ट हमने किया है वैसे ही दूसरा प्रोजेक्ट हम कहीं पे कर रहे हैं, दैट वहां पे आप सीपीएम यूज कर सकते हो। लेकिन पर्ट का यूज होता है जब आप साइंटिफिक रिसर्च वर्क वगैरह करते हो ना, तो वहां पे प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। सीपीएम में अपन लोग फ्लोट को डिस्कस करते हैं, पार्ट में अपन लोग स्लैग को डिस्कस करते हैं। अब इसके बारे में क्या है उसका मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए टीई और टीएल का मतलब क्या है, क्योंकि ये समझ गए तो ये अपने आप ही समझ जाएंगे। टीई मतलब क्या था? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम, वो मिनिमम टाइम जिसमें इवेंट अकर हो जाए, दैट इज नोन एज द टीई, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। और लेटेस्ट अराइवल टाइम, मैक्सिमम टाइम जिसमें इवेंट अकर हो जाए विदाउट डिले द होल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मेरा डिले नहीं होना चाहिए लेकिन मेरा काम भी हो जाना चाहिए, माने एक्टिविटी डिले का जो इवेंट था वो डिले हुआ लेकिन आपका पूरा जो होल प्रोजेक्ट है वो अफेक्ट नहीं हुआ, देन इट इज कॉल्ड टीएल। तो क्या आप मुझे एक चीज बोल सकते हो, टीएल सपोज माने एक इवेंट को अकर होने में मैक्सिमम टाइम वो 14 घंटे ले सकता है और जल्दी से जल्दी कर सकता है 10 घंटे में। तो 4 घंटे का जो गैप आ रहा है, मतलब अगर वो 12 घंटे में भी करे तब भी प्रोजेक्ट कुछ ड्यूरेशन को कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर वो 13 घंटे में वो इवेंट अगर हो तब भी प्रोजेक्ट की होल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कुछ अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन वही काम वो 14 घंटे में करे तब भी प्रोजेक्ट की होल ड्यूरेशन को अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट अपनी ड्यूरेशन टीएल वो टाइम है जहां वो मैक्सिमम टाइम है कि जिस मैक्सिमम टाइम तक आप जा सकते हैं कि इवेंट को अकर कराने के लिए विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। लेकिन वहीं अगर 15 होगा तो ये उल्टा पासा पड़ जाएगा, तब आप प्रोजेक्ट में लैग करना शुरू कर देंगे। 1 घंटे से आप लैग कर रहे हैं, 2 घंटे से आप लैग कर रहे हैं। तो टीएल और टीई का जो डिफरेंस होता है उसी को मैं स्लैग कह देता हूं, ठीक है, स्लैग कह देता हूं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होता है स्लैग, ये अपन पढ़ते हैं किसमें? ये इवेंट ओरिएंटेड है। क्या है? इवेंट ओरिएंटेड टर्म है ये स्लैग। और उसमें अपन स्लैग जो पढ़ते हैं दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीएल माइनस टीई। अब इट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्लैग आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बताते हैं फ्लोट। फ्लोट समझने से पहले समझिए, ये मेरी एक एक्टिविटी ए है, सॉरी ये मेरा एक इवेंट है ए, इसे इवेंट कहते हैं, ये दूसरा इवेंट है बी, ठीक है। इस इवेंट को ए से बी इवेंट जो हो रहा है दैट इज नोन एज द एक्टिविटी। दैट एक्टिविटी का ड्यूरेशन में लिख देता हूं टी ए बी, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी ए बी, ठीक है।
अब इसमें आपको फ्लोट, जैसे हमने स्लैग जो पढ़ा हमने पार्ट में, वैसे ही फ्लोट होता है आपका सीपीएम में। ये भी वही आपको टाइम ड्यूरेशन बताता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में अगर आप चलोगे तो आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट नहीं होगा, मतलब एक टाइम की रेंज बता देता है। ठीक है, कि इतने में अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, इस रेंज में प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए, तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट का जो होल ड्यूरेशन है वो अफेक्ट नहीं करेगा, आपका टाइम समय पर, आपका प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट हो जाएगा। ये आप पॉइंट समझ गए। अब इसमें समझने वाली क्या चीजें ये मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं, ईएसटी, एलएसटी, ईएफटी। अब देखिए जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, हम भूल जाते हैं यार ये भाई टोटल फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट क्या है, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है और इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या है, ये सब टर्म्स हम भूल जाते हैं। उन सारे टर्म्स को समझने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। सपोज आपसे पूछा जाएगा टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट में मैक्सिमम टाइम, सबसे मैक्सिमम टाइम अपन को कितना मिल सकता है इन दो एक्टिविटी में, जितना हम डिले करा दे प्रोजेक्ट को, मैक्सिमम टाइम कितना मिल सकता है किसी भी एक्टिविटी को होने के लिए ताकि प्रोजेक्ट डिले ना हो, मतलब इतना टाइम भी ले लिया और प्रोजेक्ट डिले भी नहीं हुआ, देन इट इज नोन एज द टोटल फ्लोट, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल। तो इस एक्टिविटी को होने के लिए मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कितना होगा, अगर मेरी एक्टिविटी ईएसटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए और लेट से लेट फिनिश हो, मुझे पता है अगर फिनिश लेट से लेट हो रही है मेरा होल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो एक्टिविटी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, लेट से लेट फिनिश हो, तो उस इवेंट उसमें से अगर आप इस ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन उसे माइनस कर दोगे, दैट इज द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर यू, क्योंकि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपने माइनस कर दी। अब ईएसटी माइनस मतलब एलएफटी माइनस ईएसटी किया तो आपको बेसिकली क्या मिल गया, आपको इससे मिल गया मैक्सिमम टोटल फ्लोट, सॉरी इससे मिल गया आपको टोटल फ्लोट मिल गया आपको। तो टोटल फ्लोट क्या होता है आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आपका इवेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, लेट से लेट फिनिश हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर मुझे टोटल फ्लोट लिखना होगा तो टोटल फ्लोट मेरा कितना आ जाएगा, एलएफटी माइनस ईएसटी, और इसमें से माइनस ड्यूरेशन को तो माइनस करना पड़ेगा ना, ये ड्यूरेशन तो लगनी है, एक एक्टिविटी ए टू बी जाने के लिए इतना ड्यूरेशन तो लगना है, और इतना अपन दे सकते हैं, मतलब इतना अपन दे सकते हैं और इतना लगना है। अब जो इतना अपन दे सकते हैं अगर वो इससे ज्यादा आएगा, टोटल फ्लोट पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब आप इतना ज्यादा टाइम और लगा सकते हो इस एक्टिविटी में, लेकिन अपन ने कंप्लीट कितने में कर दिया, स्मॉल टी में। तो ये टोटल फ्लोट वाले अपन को टाइम रेंज पता चली, इतना गैप आप मेंटेन कर सकते थे। इसके बाद आ जाता है आपका फ्री फ्लोट। क्या होता है फ्री फ्लोट, बोलता है आए हैं जैसे गाय निकली वैसे, माने अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं फ्री फ्लोट को, जल्दी से जल्दी स्टार्ट हुआ, जल्दी से जल्दी फिनिश हुआ, तो ईएफटी माइनस ईएसटी, और जो भी ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है वो तो माइनस हो गई, तभी तो आपको एक्स्ट्रा टाइम पता चल पाया कितना एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास। तो ये आपका हो गया फ्री फ्लोट। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पे लिख देता हूं आपका, ये पार्ट तो हो गया आपका कंप्लीट। तो इसके बाद आ जाता है अपना इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफियरिंग में 100% कंफ्यूजन होगी, और बच्चों आप गलत करके आओगे, मेरी बात मानो, क्योंकि मेरा दो बार कटा है यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता आपका कटे। आप अगर अपना कटने से बचाना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट और इंटरफियरिंग फ्लोट में डिफरेंस ध्यान से समझो। इंडिपेंडेंट फ्लोट बोलता है कि एक्टिविटी लेट से लेट, मतलब सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, लेट से लेट स्टार्ट हो और अर्ली से अर्ली फिनिश हो जाए, मतलब लेट से लेट स्टार्ट हो और अर्ली से अर्ली फिनिश हो जाए मेरी एक्टिविटी, लेट से लेट स्टार्ट हो और जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, दैट इज द मोर क्रिटिकल। और लगना तो ड्यूरेशन कितना है, माइनस टी ए बी। तो ये आप इंडिपेंडेंट फ्लोट मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिविटी क्या हुई, जल्दी से जल्दी, लेट से लेट स्टार्ट हुई और जल्दी से जल्दी फिनिश हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने वही लिखा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं किया है। तो सबसे क्रिटिकल आपके लिए कौन सा रहा, ये वाला रहा ना, एक्टिविटी हम देर से देर स्टार्ट किए और फिर जल्दी से जल्दी फिनिश कर दिए, माने बहुत ही क्रिटिकल ये हमारे लिए रहा। क्रिटिकल से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनके मतलब समझिए। टोटल फ्लोट का मतलब आपको समझ में आया कि इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन एक्स्ट्रा मिला, इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन एक्स्ट्रा मिला, इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन एक्स्ट्रा मिला। तो इसमें तो आपको मतलब इसमें तो तब भी आपको मिल गया था कि आपने एक्टिविटी क्या कहते हैं लेट से लेट फिनिश की थी, जल्दी से जल्दी स्टार्ट की थी, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी आपने जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं स्टार्ट भी की, जल्दी से जल्दी फिनिश भी कर दी, लेकिन उससे भी ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट आपने एक्टिविटी लेट से लेट स्टार्ट की और जल्दी से जल्दी फिनिश कर दी, देन इट इज नॉट एज द इंडिपेंडेंट फ्लोट।
इसके बाद आता है इंटरफेयरिंग फ्लोट। तो इंटरफेयरिंग फ्लोट मेरे दोस्तों, इसमें आप अपनी गलती कटने से बचा सकते हैं। इंटरफेयरिंग फ्लोट में, इंटरफेयरिंग फ्लोट का फॉर्मूला होता है अपना टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, या स्लैक ऑफ बी इवेंट। इस यहाँ पे बी इवेंट का स्लैक मैं बोलूंगा, जैसे जे इवेंट होते हैं आई जे रहता है, तो वो ये आई इवेंट है, जे इवेंट है, तो जे लिख देते, मैंने यहाँ पे बी लिख रखा है तो बी लिख दिया मैंने। तो टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, ये होता है इंटरफेरेंस फ्लोट के बारे में। तो हमने दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं फ्लोट से रिलेटेड, स्लैक से इंपॉर्टेंट रिलेटेड। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो आपका कटने से बच जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि माइलस्टोन चार्ट किस किस्म का होता है, इवेंट ओरिएंटेड होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो मैं बोलूंगा इवेंट ओरिएंटेड होता है। हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे क्या, हमेशा याद रखेंगे ये बात कि जो माइलस्टोन चार्ट होता है, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, गलती मत करना। माइलस्टोन चार्ट होता है इवेंट ओरिएंटेड, ठीक है, और अपना बार चार्ट जो होता है ये होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड। और आप वैसे भी समझ सकते हो, बार चार्ट जब आप बनाते हो तब आप ऐसे ऐसे करके नहीं करते हो कि जैसे सपोज एक एक्टिविटी है, ये इसमें नीचे आप लिख देते हो 4 आवर्स, ऐसे करके बनाते जाते हो, फिर 5 आवर्स का बनाते हो, मतलब कितने आवर्स का भी बना सकते हो, ऐसे करके बार चार्ट बनाते हो। तो ये बेसिकली क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और बता के मैं इस लेक्चर को खत्म करूंगा। अगले लेक्चर में हम इसके बचे कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे जो जो आपके लिए आ सकते हैं, जहां जहां आपका कट सकता है और जहां जहां आप अपना कटने से बचा सकते हैं। तो एक पॉइंट और बता देता हूं आखिरी में आपको। देखिए एक पॉइंट है मेजरमेंट बुक। तो मेजरमेंट बुक में आप एक चीज याद रखेंगे, मेजरमेंट बुक में आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मेजरमेंट बुक जो रहता है आपका, ये बेसिकली एज अ मतलब बेसिकली इसी के बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होना है। तो आपको समझ लीजिए, आप जब पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को इसी के बेसिस पे होना है, इसका यूज हम कोर्ट में, जो लॉ डिवीजन है अपना, कोर्ट में आप ऐसा एविडेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, प्रोग्रेसिव स्टेज जो चलता चला आ रहा है, फाइनल स्टेज जो आखिरी में आप प्रोजेक्ट का पूरा बनाते हैं। तो दैट इज मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक के बाद एक टर्म और सीख लेते हैं, आखिरी टर्म है HAM कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहलाता है ये HAM। इसमें क्या रहता है, सरकार और प्राइवेट प्लेयर। सरकार का होता है 40%, गवर्नमेंट का होता है 40% HAM मॉडल में, और प्राइवेट प्लेयर्स का होता है 60%। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आज हमने जो डिस्कस किया है, आज हमने आपको प्लेट एरिया के बारे में बता दिया, फ्लोट अच्छी तरह से बता दिया, स्लेब बता दिया, इसके बाद अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, लेटेस्ट अलाउएबल टाइम क्या होता है ये बता दिया, इसके बाद फ्लोट के टाइप बता दिए, फिर एमबी से रिलेटेड दो ही पॉइंट याद रखने थे एमबी से रिलेटेड, कि एमबी बेसिकली पेमेंट का, कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट होता है इसी के बेसिस पे होता है, इसे लीगल एविडेंस के तौर पे आप ले सकते हो, याद रखिएगा। मोर देन 2 करेक्ट में आ गया तो ये आप पॉइंट हमेशा मिलेगा, और आप गलत कराएंगे तो ये याद रखिएगा ये पॉइंट। और इसकी स्टेजेस बता दी, और HAM के बारे में बता दिया कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है, जिसमें गवर्नमेंट का 40% लगा रहता है और प्राइवेट प्लेयर का 60% लगा रहता है। तो इस तरह से लेक्चर कंप्लीट करते हैं। याद रखिएगा एक बात, पेपर बहुत नजदीक है। आप अभी इस समय क्या कर सकते हैं, इस समय आपके पास बुक्स होंगी, यूथ पब्लिकेशन, टेस्ट सीरीज जो भी टेक्स्ट बुक, इन सबको लगा डालिए। ये क्वेश्चन आप बता रहा हूं, अगर आपका एक बार प्रॉपर्ली पूरी तरह से लग गया, टेस्ट सीरीज आपने पूरी अच्छी तरह से लगा ली, और यूथ पब्लिकेशन एक बार पूरी अच्छी तरह से निपटा ली, और ये छोटे छोटे जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स होते हैं जो हम नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मैं उसी पॉइंट्स को जहां जहां मेरा कटता है वो पॉइंट्स मैं आपके लिए बना के तैयार करके ले आता हूं, ताकि मेरा तो कट चुका है लेकिन आपका नहीं कटे। तो अपना कटने से बचाना है तो CPMs के पॉइंट प्रॉपर रिवाइज करके जाना है। थैंक यू, धन्यवाद।